नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित यह हमारा 15वां लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जलवायु की। क्या होती है जलवायु? तो जलवायु से मतलब है कि किसी बड़े इलाके के औसत तापमान, ठीक है, किसी बड़े इलाके में पाए जाने वाले जो औसत तापमान है उसको हम जलवायु बोल सकते हैं, जो कि लंबे समय तक उस स्थान पर बना रहता है। या फिर हम कहें कि वायुमंडल में होने वाले जो दीर्घकालिक परिवर्तन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जलवायु कहते हैं। ठीक है। अब यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की जलवायु की, तो मध्य प्रदेश में दो प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? पहली तो आपकी है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु और दूसरी है आपकी महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। ठीक है। अब उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु होने का कारण मध्य प्रदेश में कर्क रेखा का गुजरना है, जबकि महाद्वीपीय प्रकार की जो जलवायु है वो मध्य प्रदेश के भू आविष्टित राज्य होने के कारण पाई जाती है। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का विभाजन जलवायु के आधार पर। मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहला तो है आपका उत्तर का मैदान। पहला है उत्तर का मैदान। ठीक। ये जो आपका एरिया है इस टाइप से, ठीक है, ये आता है उत्तर के मैदान में। फिर दूसरा आता है आपका मालवा का पठार। ठीक। इसके बाद जो ये एरिया आता है, ठीक है, ये आता है आपका मालवा के पठार में। ठीक है। इसके बाद तीसरा होता है आपका इस टाइप से नर्मदा घाटी। ठीक है। जो आपकी नर्मदा घाटी है, ये आपका तीसरा हो गया। ठीक। और चौथा होता है आपका बिंद सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। बिंद सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है। तो मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। पहला है आपका उत्तर का मैदान, दूसरा है आपका मालवा का पठार, तीसरा है आपका नर्मदा घाटी क्षेत्र और चौथा है आपका बिंद सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तर के मैदान की। ठीक है। देखो, जो ये उत्तर का मैदान है इसमें समुद्र से दूरी होने के कारण महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु यहाँ पाई जाती है? महाद्वीपीय प्रकार की जो जलवायु है यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे विषम जलवायु पाई जाती है। ठीक है। और यदि हम यहाँ पे तापमान की बात करें तो, ठीक है, या फिर वर्षा की बात करें या फिर तापमान की बात करें, तो तापमान में यहाँ पे शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी होती है या सर्वाधिक ठंडी होती है। अत्यधिक की जगह लिख लो सर्वाधिक।
सर्वाधिक ठंडी होती है तथा ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्मी होती है। ठीक है ना। तो जो आपका उत्तर का मैदान है, यहाँ पे शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडी होती है और ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्मी होती है। ठीक है। फिर यदि हम बात करें मालवा के पठार की, तो आपने सुना होगा कि फायान ने मालवा के पठार की जलवायु या फिर मालवा की जलवायु को, ठीक है, सम जलवायु कहा है और विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बोला है ना। तो यहाँ पे सम जलवायु होने के कारण यहाँ पे सामान्य ठंडी और सामान्य गर्मी यहाँ पे पड़ती है। ठीक है। ना तो यहाँ आपको ज्यादा ठंडी मिलेगी और ना ज्यादा यहाँ पे गर्मी मिलेगी। और यहाँ की जलवायु कैसी है, तो यहाँ पे सम जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। ठीक है। तो जो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र है, यहाँ पे आपको सर्वाधिक गर्मी देखने को मिलती है। यहाँ पे जो गर्मी है वो सर्वाधिक है और यहाँ पे जो ठंडी है वो यहाँ पे सामान्य मिलती है। ठीक है। सामान्य ठंडी जबकि सर्वाधिक गर्मी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें विंध्य और सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र की, तो यहाँ पे सामान्य गर्मी होती है ठीक है। सामान्य तो यहाँ पे गर्मी होती है और जो ठंडी है वो यहाँ पे सर्वाधिक होती है। ठीक। तो हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा उत्तर का मैदान जहां पे सर्वाधिक गर्मी हो रही थी और सर्वाधिक ठंडी हो रही थी। फिर हमने देखा मालवा का पठार जहां पे सामान्य ठंडी और सामान्य गर्मी थी। नर्मदा घाटी की यदि हम बात करें तो यहाँ पे गर्मी सर्वाधिक होती है और ठंडी यहाँ पे सामान्य होती है। जबकि जो आपका विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे सामान्य गर्मी होती है और ठंडी यहाँ पे क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो ये हुआ आपका मध्य प्रदेश का जलवायु के आधार पर विभाजन। कितने भागों में बांटा गया है मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर? 4 भागों में। इसके अलावा भी कुछ अन्य विद्वानों द्वारा मध्य प्रदेश की जलवायु को या मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर विभाजित किया गया है। ठीक है, जिनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है। जैसे हम बात करें कोपेन की, तो कोपेन ने मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा है जलवायु के आधार पर। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में कोपेन ने यहाँ पे मध्य प्रदेश को बांटा है। पहला कौन सा है? आर्द्र उष्ण भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक है। इसका कोड क्या है? CWG है। ये जो प्रश्न है ना, ये भी आपका MP फॉरेस्ट का जो मेंस हुआ था ना 2022 वाला, MP फॉरेस्ट 2022 मेन, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कोपेन के अनुसार, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में जलवायु का प्रकार नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहला कौन सा है? आर्द्र उष्ण भूमध्य सागरीय जलवायु। ये जो जलवायु ये मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिले में पाई जाती है। ठीक है ना। इसके अंतर्गत ग्वालियर, सिंगरौली, जबलपुर, कटनी और रीवा आते हैं। फिर दूसरा इसका प्रकार है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। ये आपकी दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसमें इंदौर, भोपाल, देवास, रतलाम और उज्जैन शामिल हैं। ठीक है। और तीसरा इनके अनुसार प्रकार है वो है आपका आर्द्र उष्ण शुष्क जलवायु। ठीक है, जो कि शेष मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि कोपेन ने मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा है? तो पहला आर्द्र उष्ण भूमध्य सागरीय जलवायु, दूसरा है आपका उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु और तीसरा है आपका
आर्द्र उष्ण शुष्क जलवायु। ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं ए आर सुब्रमण्यम और तीसरी मन्ना नारायण के अनुसार। ठीक है, इन्होंने ये जो विभाजन है जो 1991 में प्रस्तुत किया था, इन्होंने भी मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा है। पहला इन्होंने बांटा है कि अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी प्रकार की जलवायु, इसका विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, यदि आप मध्य प्रदेश का मैप देखें तो जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है ना, ये वाला, ये जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पे पाई जाती है इनके अनुसार अर्ध शुष्क जलवायु। ठीक है, जबकि गर्म शीतोष्ण जलवायु जो है वो आपकी, इसका विस्तार जो है इन्होंने मध्य प्रदेश के मध्य भाग में बताया है। कहाँ बताया है? मध्य प्रदेश के मध्य भाग में। और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु जो है ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाई जाती है इनके अनुसार। ठीक है ना। तो ए आर सुब्रमण्यम और तीसरी मन्ना नारायण ने मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है आपका अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी प्रकार की जलवायु, दूसरा है आपका गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, और तीसरा है आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और विभाजन है जो है थर्निस्ट। ठीक है, इन्होंने भी मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन से? पहला है इनका तर अल्पद्र जलवायु, दूसरा है आपका शुष्क अल्पाद्र जलवायु, और तीसरा है आपका अर्ध शुष्क जलवायु। ठीक है ना। इन्होंने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख ऋतुओं के बारे में, कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में ऋतुओं की, तो मध्य प्रदेश में कुल 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। ठीक है, पहली होती है आपकी ग्रीष्म ऋतु, दूसरी होती है आपकी वर्षा ऋतु, तीसरी होती है आपकी शीत ऋतु। ठीक है ना। कितने प्रकार की ऋतुएं मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं? 3 प्रकार की, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, अब इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। तो इसको हम उनाला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उनाला। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? उनाला। ठीक है, वर्षा ऋतु जो है उसको आप चौमासा बोलते हैं, और जो आपकी शीत ऋतु है इसको आप सियाला बोलते हैं। याद कैसे रखेंगे? तो देखो, साथ से होता है शीत ऋतु और साथ से क्या होता है? सियाला। ठीक है ना। शीत ऋतु को क्या बोलते हैं? सियाला, ग्रीष्म ऋतु को बोलते हैं उनाला, और वर्षा ऋतु को क्या बोलते हैं? चौमासा। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु का यदि हम प्रारंभ बोले तो फरवरी में होता है, और ये फरवरी से कब तक चलती है? तो ये जून तक चलती है। ठीक है, जबकि जो वर्षा ऋतु है वो आपकी जून से अक्टूबर तक चलती है। ठीक है, ये जो 15 फरवरी के समथिंग यहाँ पे आती है, 15-16 फरवरी। ठीक है ना। और अक्टूबर से फरवरी तक फिर से कौन सी ऋतु आती है? आपकी शीत ऋतु आती है। ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। और ये कब से कब तक रहती है? तो ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
इसके बाद अब हम एक एक करके इन ऋतुओं के बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। कौन सी ऋतु की? ग्रीष्म ऋतु की। तो मध्य प्रदेश का यदि हम औसत तापमान देखें ना, तो मध्य प्रदेश का जो औसत तापमान है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है औसत तापमान? 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मध्य प्रदेश का औसत तापमान है। जबकि सर्वाधिक तापमान जो है मध्य प्रदेश का, ठीक है, सर्वाधिक तापमान जो है ये कहाँ रहता है या फिर कब रहता है? तो मई माह में रहता है ये। ठीक है, और न्यूनतम तापमान जो है ये आपका जनवरी माह में रहता है। ठीक है, सर्वाधिक तापमान आपका मई माह में रहता है और न्यूनतम तापमान आपका जनवरी माह में रहता है। जबकि मध्य प्रदेश का जो औसत तापमान है वो आपका 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। सर्वाधिक तापांतर की यदि हम बात करें, सर्वाधिक तापांतर, सर्वाधिक तापांतर जो है वो आपको मार्च महीने में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अपने आप में फैक्ट है ना, आप नोट कर लीजिए, है ना, जो मैं लिख रहा हूं। ठीक है ना। और सर्वाधिक तापमान कहाँ रहता है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान जो है वो आपका पाया जाता है गंज बासौदा में। कहाँ पे? गंज बासौदा में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? गंज बासौदा। तो गंज बासौदा आपका है कहाँ पे? विदिशा। विदिशा के गंज बासौदा में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। ठीक है, ये किया गया था आपका 48.9 सी। कब किया गया था? तो 1995 में। यदि अब वर्तमान हम बात करें तो वर्तमान आपका छतरपुर के खजुराहो में, छतरपुर का जो खजुराहो है यहां पे दर्ज किया गया है 2018 में। कितना? 49.2 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना किया गया है? 49.2 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि 2018 में दर्ज किया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे दोनों ही बता दिए, आप क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे आंसर लगा के आए। ठीक है ना। और न्यूनतम तापमान कहाँ रहता है? तो वो भी हम जब शीत ऋतु पढ़ेंगे ना तो उसमें हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, एक और फैक्ट है वो भी आप यहाँ पे लिख लीजिए कि जो सितंबर अक्टूबर है, सितंबर अक्टूबर जो है सितंबर अक्टूबर को द्वितीय ग्रीष्म के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? द्वितीय ग्रीष्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। और इसके अलावा यदि आप ये देखें, यदि आप, ये आपका दक्षिणी क्षेत्र है ना, ये आपका दक्षिण है और ये आपका उत्तर है। ठीक है, अब यदि आप ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, कहाँ से कहाँ जाते हैं? दक्षिण से उत्तर की ओर यदि आप जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो आपको तापमान में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो ऐसे में तापमान जो है बढ़ता है। क्या होता है? तापमान बढ़ता है। दक्षिण से उत्तर जाने पर मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में तापमान में आपको वृद्धि मिलेगी, है ना। यहाँ पे यदि तापमान कम है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा।
ठीक है ना। ये हो गई आपकी ग्रीष्म ऋतु की बात। अब हम बात करते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु या वर्षा ऋतु। पहले वर्षा ऋतु देख लेते हैं, है ना, क्रम से चलते हैं अपन। चलो, वर्षा ऋतु के बारे में देखेंगे और वर्षा ऋतु का जो वितरण है ना, उसके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। जब हम बात करते हैं वर्षा की, तो मध्य प्रदेश में वर्षा दो मानसूनों से होती है। एक आपका ग्रीष्मकालीन मानसून और दूसरा होता है आपका शीतकालीन मानसून। ठीक है। जून जुलाई में जो वर्षा होती है, ये होती है आपकी ग्रीष्मकालीन मानसून से। और शीतकालीन मानसून से जो वर्षा है वो आपकी कब होती है, तो शीतकालीन मानसून जो है वो वर्षा कराता है आपका नवंबर दिसंबर में। कब? नवंबर दिसंबर में। ठीक है। तो नवंबर दिसंबर में आपकी जो वर्षा होती है वो शीतकालीन मानसून से, और क्या कहलाते हैं, जो जून जुलाई में वर्षा होती है वो होती है आपकी ग्रीष्मकालीन मानसून से। ठीक है। जबकि मध्य प्रदेश का यदि हम औसत वर्षा देखें, मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है? औसत जो वर्षा है वो आपकी होती है 112 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर। और होशंगाबाद स्थित जो पचमढ़ी है, ये जो पचमढ़ी है ये आपका सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मध्य प्रदेश का। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। ठीक है ना। मध्य प्रदेश का जो आपका पचमढ़ी है ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। और न्यूनतम वर्षा वाला जो स्थान है वो आपका भिंड का गोहद तहसील है। ठीक है। भिंड की गोहद तहसील। गोहद, भिंड। ठीक है। ये जो है ये आपकी न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है। जबकि यदि हम बात करें सर्वाधिक वर्षा वाले जिले कौन से हैं, तो सर्वाधिक वर्षा वाले जिले में पहला आता है आपका बालाघाट, दूसरा आता है आपका छिंदवाड़ा और फिर आता है आपका मंडला। छिंदवाड़ा और मंडला। ठीक है। ये जो आपके तीन जिले हैं, कौन कौन से? बालाघाट, छिंदवाड़ा और मंडला। ये तीनों जिले जो है वो आपके सर्वाधिक वर्षा वाले जिले हैं, जिसमें से बालाघाट में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाले जिले कौन से हैं? वर्षा वाले जिले। ठीक है ना। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट जैसे 21 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर 21 डिग्री सेल्सियस जो समताप रेखा होती है वो शीत ऋतु में मध्य प्रदेश को दक्षिण व उत्तर भागों में बांटती है। ठीक है। मध्य प्रदेश को उत्तर और दक्षिण भागों में जो रेखा बांटती है वो आपकी 21 डिग्री, कर्क रेखा नहीं समझ लेना, 21 डिग्री सेल्सियस रेखा जो है ये मध्य प्रदेश को शीत ऋतु में उत्तर दक्षिण दो भागों में बांटती है। कौन कौन से दो भागों में बांटती है? उत्तर व दक्षिण। ठीक है। उत्तर व दक्षिणी दो भागों में बांटती है। इसका नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं आइसोथर्मल लाइन। क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल लाइन, या इसी को हम बोल सकते हैं समताप रेखा।
ठीक है। समताप रेखा है जो कि 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये मध्य प्रदेश को शीत ऋतु में उत्तर व दक्षिण दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जबकि एक आपकी होती है समवर्षा रेखा। क्या? समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा, ठीक है, ये आपकी होती है 60 सेंटीमीटर। ये मध्य प्रदेश को पूर्व और पश्चिम में बांटती है। किसमें बांटती है? पूर्व और पश्चिम में। पूर्व व पश्चिम में बांटती है ये मध्य प्रदेश को। ठीक है, कौन सी रेखा? समवर्षा रेखा। जबकि जो समताप रेखा है यह मध्य प्रदेश को उत्तर व दक्षिण में बांटती है। ठीक है ना। इसके अलावा कुल कुल अन्य तथ्य भी हैं, मतलब कुछ अन्य तथ्य भी हैं, ठीक है, जिनको भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में यदि हम बात करें, आपका जो वर्षा है, ठीक है ना, वर्षा की परिवर्तनशीलता। वर्षा की परिवर्तनशीलता से मतलब है वर्षा का औसत से कम या ज्यादा होना। ठीक है, तो जो आपका पूर्वी भाग है, ठीक है, कौन सा भाग है आपका? पूर्वी भाग है। और जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पे वर्षा की परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है, उत्तर और दक्षिण में भी मिलती है। ठीक है, तो जो आपका जो पूर्वी भाग होता है, पूर्वी भाग में औसत से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, क्या होती है? औसत से अधिक वर्षा, और यहाँ पे औसत से कम वर्षा होती है। औसत से कम वर्षा और औसत से अधिक। औसत से अधिक वर्षा यहाँ पे होती है। यानी हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में यदि हम पूर्व से पश्चिम की ओर चलें, कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं, तो जो वर्षा है, ठीक है, उसकी मात्रा क्या हो सकती है? कम हो सकती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर। ठीक है, इस टाइप से यदि हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा क्या होगी? कम। ठीक है, वहीं यदि हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तब भी वर्षा की मात्रा कम होती है। ये आपका दक्षिण है और ये आपका उत्तर है। ठीक है, आप दक्षिण से चलेंगे और उत्तर की ओर यदि आप जाते हैं तब भी क्या होगी? वर्षा की मात्रा कम। ठीक है, ये हम देख रहे हैं परिवर्तनशीलता में। ठीक है, काय की परिवर्तनशीलता है? तो ये वर्षा की परिवर्तनशीलता है। ठीक है, वर्षा की परिवर्तनशीलता में हमने देखा कि औसत से अधिक वर्षा जो है वो आपकी कहाँ पे होती है? पूर्वी क्षेत्र में होती है। और जबकि औसत से कम वर्षा कहाँ होती है? आपकी मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में होती है। यानी हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं तो वर्षा की मात्रा क्या होती है? कम होती है। जबकि दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर भी वर्षा की मात्रा कैसी होती है? कम होती है। यानी कि आपका जो भिंड का गोहद या फिर अन्य क्षेत्र है, ये चंबल वाले, यहाँ पे निम्न वर्षा होती है। ठीक, यहाँ क्या होती है? निम्न वर्षा होती है ना। इसलिए आप देखो यहाँ पे जो आपका जो ये क्या कहलाते, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में जो आपका वो पाया जाता है ना, क्या कहते हैं, होशंगाबाद या पचमढ़ी, है ना, ये इस क्षेत्र में आता है और यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। जबकि जो आपका गोहद है वो आपका निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है ना। तो ये हो गई मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु। एक बार हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं इनका। तो वर्षा ऋतु में मैंने आपको बताया कि वर्षा जो है वो ग्रीष्मकालीन मानसून से भी होती है और शीतकालीन मानसून से भी होती है। ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा जून जुलाई में होती है और शीतकालीन मानसून से वर्षा आपकी नवंबर दिसंबर में होती है। औसत से
औसत वर्षा यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश की 112 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपका पचमढ़ी है और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान आपका भिंड का गौहत है। बालाघाट, छिंदवाड़ा और मंडला जो जिले हैं वो आपके सर्वाधिक वर्षा वाले जिले हैं। ठीक है। समताप रेखा जो कि 21 डिग्री सेल्सियस होती है वो शीत ऋतु में मध्य प्रदेश को उत्तर व दक्षिण दो भागों में बांटती है। और समवर्षा रेखा जो कि 60 सेंटीमीटर है वो मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटती है। ठीक है। इसके बाद हमने देखा वर्षा की परिवर्तनशीलता, जिसमें हमने देखा कि औसत से अधिक वर्षा आपके पश्चिमी क्षेत्र में वो सॉरी पूर्वी क्षेत्र में होती है और औसत से कम वर्षा आपकी कहाँ होती है तो पश्चिमी क्षेत्र में होती है। यानी कि हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा क्या होगी, कम होगी। ठीक है। इसके अलावा दक्षिण से उत्तर की ओर जाने में भी क्या होता है, वर्षा में कमी होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में शीत ऋतु की। ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का औसत तापमान कितना है। जो औसत तापमान मैंने आपको बताया था वो बताया था मैंने 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। न्यूनतम तापमान जो है वो आपका शिवपुरी में दर्ज किया गया है। शिवपुरी जिला है यहाँ पे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। ठीक है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है, शिवपुरी जिले में पाया जाता है। ठीक है। और औसत तापमान कितना है मध्य प्रदेश में, तो आपका 21 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है ना। फिर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। अब कारकों की यदि हम बात करें, मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें पहला आता है आपका मध्य प्रदेश का जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। कहाँ की जलवायु को, तो ये मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करेंगे। ठीक है। पहला आता है आपका भू आवेष्टित राज्य, है ना। ये मध्य प्रदेश आपको पता है कि एक लैंडलॉक है, भू आवेष्टित राज्य है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, तापमान उच्च होता है। ठीक है ना। क्या होता है यहाँ पे, तापमान उच्च होता है। भू आवेष्टित होने के कारण क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो तापमान है, ठीक है, तापमान जो है वो आपका उच्च रहता है। ठीक है। इसके अलावा कर्क रेखा, कर्क रेखा के कारण क्या प्रभाव पड़ता है मध्य प्रदेश की जलवायु को। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है, इसलिए यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। ठीक है। कर्क रेखा के कारण क्या होता है, अधिक गर्मी होती है। ये दूसरा कारक हो गया। तीसरा कारक कौन सा होगा, तीसरा कारक होगा आपका समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, समुद्र से दूरी होने पर भी तापमान क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है। समुद्र से दूरी है इसलिए तापमान क्या होगा आपका, अधिक होगा। ठीक है। चौथा कारक क्या है आपका, चौथा कारक है पर्वतों की स्थिति। पर्वतों की स्थिति के कारण वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होती है। क्यों होती है,
क्योंकि पर्वत क्या करते हैं, बादलों को इस प्रकार से रोक लेते हैं। ठीक है, जैसे ये जो पर्वत हुए, इनके बीच में जो बादल है ना, इस प्रकार से रुक जाते हैं। ठीक है, और फिर ये क्या करते हैं, वर्षा गिराते हैं, पानी गिराते हैं। ठीक है ना। तो पर्वतों की स्थिति के कारण क्या होती है, वर्षा अधिक होती है। फिर पांचवा कारक है भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा से दूरी, भूमध्य रेखा का क्या प्रभाव पड़ता है, तो भूमध्य रेखा से दूरी होने पर मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, इसलिए मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। बंधीय जलवायु। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। देखो, आपने ग्लोब देखा होगा। ठीक है, इस प्रकार से रहता है। इस ग्लोब में ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं इक्वेटर, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, है ना। इसी को आप क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक, भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे दो रेखाएं पाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा। एक होती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और एक होती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। ठीक है, अब इनके बीच का ये जो जोन है इसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब हमारा जो भारत है वो आपको इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, यानी आधा भारत जो है वो आपका उष्ण कटिबंध में स्थित है और आधा भारत क्या है, शीतोष्ण कटिबंध में। इसके बाद आ जाता है आपका शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है ना। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर वाला नॉर्थ कंट्रीज होती हैं भारत की, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे अच्छी खासी बर्फ रहती है और अच्छी खासी ठंड पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, जबकि नीचे साइड क्या होती है, गर्मी होती है। हमारा मध्य प्रदेश बीचों बीच स्थित है, तो ये उष्ण और शीतोष्ण दोनों में पाया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो जलवायु है वो कौन सी पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है भैया। फिर इसके बाद अगला कारक है पठार। क्या है, पठार। पठारों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो पठारों के कारण यहाँ पे सम जलवायु होती है। ठीक है, पठारों के कारण क्या होती है, सम जलवायु होती है। जैसे मालवा का जो पठार है यहाँ पे सम जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, मध्य प्रदेश की ऋतुओं के बारे में भी हमने पढ़ लिया, मध्य प्रदेश की जलवायु का विभाजन भी पढ़ लिया। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं हम, यहां लिख देता हूं मैं, महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, देखो, मध्य प्रदेश में मानसून का जो प्रवेश है वो जून माह में होता है। कब होता है मध्य प्रदेश में मानसून का प्रवेश, जून माह में। रीवा पन्ना के पठार में लौटता हुआ मानसून वर्षा कराता है। क्वेश्चन पूछे कि रीवा पन्ना के पठार में जो वर्षा है वो किसके कारण होती है, तो लौटते हुए मानसून के कारण होती है। शीतकाल में अक्टूबर नवंबर माह में उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा कराता है, जिसे आप मावठा के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, मावठा या मावट के नाम से जानते हैं।
पाला जो है वो आपका जनवरी माह में पड़ता है मध्य प्रदेश में। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी शाखा जो है ये आपके बघेलखंड के पठार में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? बघेलखंड के पठार में। ठीक है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो मानसून की शाखाएं होती हैं वो कहाँ मिलती हैं? आपकी बघेलखंड के पठार में। ठीक है। इसके अलावा ऋतु संबंधी आंकड़ों वाली जो वेधशाला है वो आपकी इंदौर में है। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर जो है वो आपका मार्च माह में देखा जाता है। ठीक है। और वो जो कि सबसे अधिक होता है, यानी सबसे अधिक दैनिक तापांतर कब होता है? मार्च माह में, क्योंकि इस समय आकाश जो है वो स्वच्छ होता है और वायु में आर्द्रता जो होती है बहुत कम होती है। ठीक है। इसके बाद राज्य में लगभग 80 से 90% जो वर्षा है, ठीक है, वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। ठीक है ना, मतलब सर्वाधिक वर्षा कौन सा मानसून कराता है? तो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा करवाता है। ठीक है। सामान्यतः जनवरी माह में 21 डिग्री सेंटीग्रेड की जो समताप रेखा है मध्य प्रदेश को उत्तर व दक्षिण दो भागों में बांटती है। ये मैंने आपको अभी बताया था, है ना। ताप की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य का अधिकांश भाग अतितापीय वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है? अतितापीय वर्ग में आता है। ठीक है। उच्चतम औसत वर्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिले यानी कि बालाघाट, छिंदवाड़ा और पचमढ़ी को शामिल किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे औसत वर्षा की बात चल रही है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है उसके द्वारा सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है ना, ये तो बता ही चुका मैं आपको कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये लगभग 80 से 90% वर्षा मध्य प्रदेश में करवाता है। यानी सर्वाधिक वर्षा कौन करवाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून करवाता है। ठीक है। इसके अलावा जुलाई माह में 1000 मिलीबार की जो समदाब रेखा है वो मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है। तो पवनों की दिशा पश्चिम से दक्षिण की ओर, ठीक है, और पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। ठीक है ना, कि पवने हैं उनकी दिशा पश्चिम से दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। ठीक है ना, तो ये जो फैक्ट है ये आपको याद रखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कल का हमारा जो टॉपिक है वो होगा मध्य प्रदेश में खनिज संपदा। क्या होगा? खनिज संपदा। ठीक है, ये हमारा कल का टॉपिक है।